ये कहानी एक मछली पकड़ने वाले जहाज से शुरू हुई। जब मछुआरों ने जाल को बाहर निकाला तो उन्हें ये और दिनों से ज्यादा भारी महसूस हुआ और जब उन्होंने जाल खोला तो मछलियों के बीच एक बड़ा सा पंख हिलते हुए पाया। डर के मारे मछुआरों ने उस अजीब जीव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो जीव बहुत तेज और गुस्सैल था। उसने मछुआरे क्रिस पर हमला कर दिया। तभी बाकी मछुआरों ने उसे किसी तरह से जहाज के नीचे एक कमरे में फंसा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। सिचुएशन बेकाबू होती देख जहाज के कैप्टन शॉन ने सेना को खबर दी। सेना तुरंत वहां पहुंची और उस अजीब जीव को एक खास कंटेनर में बंद करके हेलीकॉप्टर से ले गई और घायल मछुआरे को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है और हम ब्रिस्टल कोव नाम का एक छोटा सा कस्बा देखते हैं, जहाँ के लोग एक पुरानी लोक कथा का जश्न मना रहे थे। ये लोक कथा बताती है कि कस्बे के फाउंडर को एक जल परी से प्यार हो गया था। इस फेस्टिवल के दौरान उसी फाउंडर का वंशज बेन, जो एक समुद्री जीव विज्ञानी भी था, एक बार में एंजॉय कर रहा था। तभी मछुआरों का एक ग्रुप भी वहाँ आया, जो जलपरी की मूर्ति की ओर इशारा करके उसे कुछ बताने लगे, लेकिन वो नहीं मानता था कि जलपरियां सचमुच में भी होती हैं। उसे गलत प्रूफ करने के लिए मछुआरे ने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें जलपरी का हमला रिकॉर्ड था, लेकिन फिर भी बेन को लगा कि ये बस फोटोशॉप का कमाल है। उधर एक मिलिट्री बेस पर हैरिसन नाम के ऑफिसर को उस जीव के बारे में जानकारी दी गई जिसे मछुआरों ने पकड़ा था। जब हैरिसन ने उस जीव को देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि वो वास्तव में एक जलपरी थी। उसकी चमड़ी पर स्केल थे, उसकी पूंछ और आंखें किसी भी इंसान से अलग थीं, लेकिन उसका चेहरा, हाथ और आधा शरीर इंसान की तरह दिखता था। अगली सुबह बेन और उसकी गर्लफ्रेंड मैडी, जो खुद भी एक समुद्री जीव विज्ञानी थी, अपने दोस्तों के साथ पार्क में चिल कर रहे थे। तभी पानी में एक बुरी तरह कटा फटा मछली का टुकड़ा बहकर आया। बेन और मैडी उसे अपने लैब में ले गए, जहाँ इसकी जांच करने पर उन्होंने पाया कि मछली पर जो काटे जाने के निशान थे वो किसी भी समुद्री जीव से मेल नहीं खाते थे। उसी दिन जब बेन अपनी गाड़ी में अपने घर जा रहा था, तभी अचानक एक नेकेड लड़की उसके सामने आ गई। बेन सही टाइम पर गाड़ी रोक लेता है और उसकी हेल्प करने के लिए बाहर आता है। वो लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन अजीब तरीके से चलती है और फिर बेहोश होकर गिर जाती है। बेन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसे अपनी गाड़ी में उठाकर घर ले गया। बेन उसे कपड़े देता है और खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव करती है। वो खाने को सूंघती है जैसे कोई जंगली जानवर हो। जब बेन उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो कोई जवाब नहीं देती, लेकिन हल्के से एक गीत गुनगुनाती है जो बेन के दिमाग में बस जाता है। थोड़ी देर बाद बेन लोकल डॉक्टर एबर्ट को बुलाता है तो वो लड़की चुपके से खिड़की से कूदकर भाग जाती है। वो रात को एक अबैंडन बोट में बिताती है और सुबह होते ही एक चूहे को पकड़कर खा लेती है। फिर वो आसपास के घरों से कपड़े चुराती है और कस्बे में घूमने लगती है। घूमते घूमते वो एक लेडी हेलन से टकराती है, जो असली जलपरियों से जुड़े सामान बेचने का दावा करती थी। जब हेलन उस लड़की को देखती है तो वो दंग रह जाती है, जैसे उसने उसे कहीं पहले देखा हो। इससे पहले कि वो बात कर पाते, वो लड़की आगे बढ़ जाती है। इधर बेन के दिमाग में वो गीत अटका हुआ था जो उस लड़की ने गुनगुनाया था। वो आखिरकार उसे ढूंढ निकालता है और उसे हेलन से बात करते हुए देखता है, लेकिन जब तक वो गाड़ी से उतरता, लड़की गायब हो जाती है। बेन हेलन से पूछता है कि क्या वो उस लड़की को जानती है, लेकिन हेलन घबराकर बिना कुछ कहे चली जाती है। इस बीच वो लड़की समुद्र के किनारे पहुंचती है और वही मछली पकड़ने वाला जहाज देखती है जिसने पिछली रात उस जलपरी को पकड़ा था। उसे अचानक एक फ्लैशबैक आता है कि जब वो उस जलपरी के साथ खाने की तलाश में निकली थी तो उसकी साथी जलपरी एक जाल में फंस गई थी, जिससे रिवील होता है कि ये लड़की भी जलपरी है और उस पकड़ी गई जलपरी की दोस्त है। अगले दिन वो लड़की उसी जगह पर घूमने लगती है। वहाँ उसे एक बच्चा टीवी पर एक जलपरी का शो देखते हुए मिलता है, जिसमें एक जलपरी का नाम रेन होता है। लड़की पहली बार कुछ बोलती है और खुद को रेन कहती है। थोड़ी देर बाद वो एक खिलौने वाला हेलीकॉप्टर देखती है और इसे देखकर उसे अपनी दोस्त की याद आती है, जिसे एक ऐसे ही बड़े हेलीकॉप्टर में ले जाया गया था। वो खिलौना लेकर एक आदमी के पास जाती है और उसे बताने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा ही कुछ देखा था, लेकिन वो आदमी उसे गलत नजर से देखता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये देखकर रेन गुस्से में आ जाती है और अपनी असली ताकत दिखाते हुए उसे बुरी तरह मार देती है। वो कार से बाहर निकलती है तो उसकी जैकेट से खून टपक रहा था। वो नोटिस करती है कि पानी में ना रहने की वजह से उसकी स्किन ड्राई होने लगी थी। वो उस रिसर्च फैसिलिटी की ओर बढ़ती है जहाँ बेन और मैडी काम करते थे। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि मैडी लोकल बच्चों को वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी दे रही है। मैडी बच्चों को मछलियों का खाना देने के लिए कहती है। रेन दूर से ये सब देख रही थी। उनके वहाँ से जाने के बाद वो ललचाते हुए जल्दी से मछलियों का खाना खा लेती है। इसके बाद मैडी बच्चों को कुछ फ्रेंडली सील मछलियाँ दिखाती है जो काफी प्लेफुल थी, लेकिन उन्होंने जैसे ही रेन को देखा वो एग्रेसिव हो गई। मैडी इस रिएक्शन से हैरान हो जाती है और बच्चों को वहाँ से ले जाती है। उसी समय बेन रिसर्च फैसिलिटी में आता है और रेन को देखता है। वो उसे अश्योर करता है कि वो सिर्फ उसकी मदद कर
करना चाहता है। बेन नोटिस करता है कि उसकी स्किन ड्राई होकर झड़ने लगी है, मानो उस पर पपड़ी बन रही हो। वो मैडी से रेन का इंट्रोडक्शन करवाता है, फिर मैडी वहाँ से चली जाती है। उस रात बेन थोड़ी देर के लिए डॉक्टर को फोन करने के लिए दूर चला जाता है, लेकिन रेन की हालत और खराब होने लगती है। उसकी स्किन पूरी तरह सूख जाती है और उस पर चकत्ते बनने लगते हैं। उसे बहुत पेन महसूस हो रहा था। तभी रेन सील्स के पूल में कूद जाती है। पानी में पूरी तरह डूबने के बाद उसका शरीर फिर से एक जलपरी में बदलने लगता है। उसके तेज नुकीले दांत उग जाते हैं। उसकी स्किन पर फिर से चमकदार स्केल्स और पंख उभर आते हैं और उसकी टांगे मिलकर एक बड़ी मछली जैसी पूंछ में बदल जाती हैं। जब बेन लौटता है तो वो देखता है कि रेन गायब है। वो तुरंत मॉनिटर चेक करता है तो उसे वो सील्स के पूल में दिखती है। उसे लगता है कि रेन मुसीबत में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाता है। पानी के अंदर बेन ये देखकर हैरान रह जाता है कि रेन असल में एक जलपरी है। रेन उसे थ्रेट समझकर बेन पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है। बेन खुद को बचाने के लिए पूल के किनारे पड़ा एक मेटल बार उठाता है और किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। पानी से बाहर आते ही वो बेहोश होकर गिर जाता है और बाद में डॉक्टर एबर्ट उसे खोज लेता है। इस घटना से बेचैन होकर बेन मिस हॉकिंस की आर्टिफैक्ट शॉप पर जाता है। वो उससे जलपरियों के बारे में सवाल करने लगता है। मिस हॉकिंस कंफर्म करती है कि जलपरियां असली हैं। साथ ही ये भी बताती है कि पानी में वो अपने कुदरती नेचर के मुताबिक खाने के लिए किसी को मार भी सकती हैं। वो ये भी रिवील करती है कि बेन के पूर्वजों ने उनके कुदरती नेचर को नहीं समझा और बहुत सी जलपरियों को मार डाला। इस सच्चाई से परेशान होकर बेन पूरी रात अपने पुरखों के इतिहास और जलपरियों के बारे में पढ़ता रहा। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर टेल, जो बेन की गर्लफ्रेंड मैडी का पिता भी था, एक आदमी की मौत की खबर पाकर उसकी जांच के लिए निकल पड़ता है। इस बीच बेन उन मछुआरों के साथ एक जलपरी को पकड़ने और उनकी घायल दोस्त को बचाने आया था। लंबे समय की तलाश के बाद वो समुद्र में कुछ देखते हैं। मछुआरा बेन उसे शूट करना चाहता है, लेकिन बेन उसे रोक देता है। मछुआरे नाराज हो जाते हैं। तभी नाव के नीचे से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिसके बारे में जानने के लिए बेन समंदर में डुबकी लगाता है। उसे एक डिवाइस मिलता है जिसमें से अजीब तरह की आवाजें निकल रही थी, जिसकी जांच करने पर पता चलता है कि एक हाईटेक डिवाइस है जिसमें कैमरा और ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है। इसे वहाँ पर जलपरियों को अट्रैक्ट करने और उन पर नजर रखने के लिए रखा गया था। अगली सुबह रेन अपनी जलपरी वाली पूंछ छोड़ देती है और रात एक पेड़ के पास बिताती है। फिर वो उस एरिया में घूमती है और हेलन से दोबारा मिलती है। रेन हेलन को बताती है कि वो अपनी खोई हुई दोस्त को तलाश कर रही है। इस बीच बेन मैडी को रेन की पूरी सच्चाई बताता है और उसे वो फुटेज दिखाता है जिसमें रेन ने बेन पर हमला किया था। ये सब देखकर मैडी हैरान रह गई। दूसरी ओर मछुआरा जेंडर उस मिस्टीरियस डिवाइस को अपने दोस्त कैल्विन के पास ले जाता है ताकि वो उसके बारे में और कुछ पता लगा सके। बाद में हेलन रेन के लिए सूटेबल फूड खरीदने जाती है क्योंकि उसने देखा कि उसे इंसानी खाना खाने में दिक्कत हो रही थी। उसी दिन बेन अपने डैड से उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करता है, लेकिन उसके डैड भी जलपरियों की कहानी को मनगढ़ंत बताकर नकार देते हैं। उनका मानना था कि उनके पूर्वज चार्ल्स को कोई मानसिक बीमारी हो सकती थी जिससे इस तरह की कहानियां फैली। इसी बीच जेंडर कैल्विन से मिलने आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो डिवाइस चोरी हो गया है। असल में बेन ने ही उसे चुराया था। बेन डिवाइस लेकर हेलन के पास जाता है, जो अभी अभी रेन के लिए खाना लेकर आई थी। जब बेन मशीन चालू करता है तो एक अजीब आवाज निकलती है जिससे रेन पर बुरा असर होता है। वो खुद पर अपना कंट्रोल खो देती है क्योंकि ये आवाज जलपरियों के पैनिक सिग्नल जैसी लगती है। दूसरी तरफ मिलिट्री रिसर्च सेंटर में रेन की दोस्त भी काफी पेन में थी क्योंकि साइंटिस्ट्स उसकी रीढ़ की हड्डी में से सैंपल निकाल रहे थे। उधर बेन जल्दी से मशीन बंद कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर डेल एक हत्या की जांच कर रहे थे। उन्हें पता चला कि कातिल में इंसानों से ज्यादा ताकत है और उन्हें एक अजीब लड़की के बारे में खबर मिली जिसे कोई नहीं पहचानता था। रात में जब डेल घर लौटता है तो मैडी और बेन को उसी केस के बारे में बताता है। उन दोनों को एहसास होता है कि ये हत्या जरूर रेन ने ही की है। इसी दौरान रेन को हेलन के घर में कुछ पुराने पन्ने मिलते हैं जिनमें लिखा था कि इंसानों ने जलपरियों को मारने के लिए कितने भयानक तरीके अपनाए थे। साथ ही उसे एक चाकू भी मिलता है। इस बीच क्रिस को रिसर्च सेंटर में होश आता है। क्रिस वही मछुआरा था जिस पर रेन की दोस्त ने शुरू में हमला किया था। वो चोरी छिपे नर्स का फोन लेता है और अपने दोस्त जेंडर को एक SOS इमरजेंसी मैसेज भेजता है। जेंडर ये बात कैल्विन को बताता है, फिर वो बेन को खबर देते हैं। इधर मैडी को हेलन से पता चलता है कि रेन पिछली रात शायद चाकू लेकर बाहर गई थी। बेन और मैडी रेन से पूछताछ करते हैं, लेकिन रेन गुस्से में आकर मैडी को कई फीट दूर फेंक देती है। बेन उसे शांत करता है और समझाता है कि उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि वो इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हेलन वार्निंग देती है कि अगर दुनिया को जलपरियों के बारे में पता चला तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वो याद दिलाती है कि इतिहास में पहले भी इंसानों और जलपरियों के बीच भयानक लड़ाइयाँ हुई थी। उधर जेंडर और कैल्विन उस मैसेज को ट्रैक करके उस नर्स के पास पहुंचते हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर डेल को रेन की खून से सनी जैकेट मिलती है जिसे उसने हत्या वाले दिन पहना था। उसने वो जैकेट एक दुकान के मालिक को दिखाई जिसे देखकर वो तुरंत पहचान गया। वो पुलिस स्टेशन जाता है और डेल की मदद से रेन का स्केच बनवाता है जो उसकी मेमोरी के बेसिस पर बनाया गया था।
इस बीच मिलिट्री लैब में साइंटिस्ट एल्डन एक नया प्रयोग करता है। वो जलपरी के डीएनए को एक पैरालाइज्ड चूहे में इंजेक्ट करता है और ये देखकर चौंक जाता है कि चूहा पूरी तरह ठीक हो चुका है। एल्डन को एहसास होता है कि उसने एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज की है। दूसरी ओर बेन और मैडी रेन के साथ समय बिताते हैं ताकि वो उसके बारे में और अच्छी तरह से जान सके। रेन उन्हें बताती है कि वो हमेशा पानी में लड़ती है और ये भी बताती है कि उसके जैसे और भी कई जीव मौजूद हैं। वो अपनी इंटेलिजेंस साबित करने के लिए मुश्किल पहेलियां हल करती है और फिजिकल टेस्ट के दौरान इंसानों से बेहतर परफॉर्म करती है। उधर जेंडर और केल्विन उस नर्स का पीछा करते हुए मिलिट्री लैब तक पहुंचते हैं जहां मछुआरे क्रिस और पकड़ी गई जलपरी को रखा गया था। इसी दौरान बेन और मैडी रेन से थोड़ी देर के लिए दूर चले जाते हैं ताकि वो जेंडर से बात कर सकें और अपने एनालिसिस को रिकॉर्ड कर सकें। जब वो लौटते हैं तो वो देखकर चौंक जाते हैं कि रेन वहाँ से गायब है। उन्हें चिंता होने लगती है क्योंकि रेन पहले ही पानी से दूर रहने की वजह से तकलीफ में थी। तभी उनके कोलीग जेरी का मैसेज आता है जो कहता है कि वो रेन को अपने साथ एक पार्टी में ले आया है। उधर मिलिट्री लैब में एल्डन एडमिरल हैरिस को वार्निंग देता है कि बार बार टेस्ट करने से जलपरी की हेल्थ को नुकसान हो रहा है, लेकिन एडमिरल इस पर कोई ध्यान नहीं देता और कहता है कि उनकी प्रोग्रेस को किसी भी हालत में नहीं रोका जा सकता। इसके बाद बेन और मैडी जल्दी से जेरी की पार्टी में पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि रेन ने बहुत ज्यादा बियर पी ली है और गलती से स्विमिंग पूल में गिर गई है। बेन और मैडी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि रेन फिर से जलपरी में बदल जाएगी और अग्रेसिव हो जाएगी, लेकिन इससे उल्टा होता है और रेन इंसानी रूप में ही रहती है। वो सब काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। जल्दी पुलिस वहाँ पहुँचती है और पार्टी को बंद करवा देती है। पुलिस ऑफिसर डेल बेन को रेन का स्केच दिखाकर पूछता है कि क्या उसने इस लड़की को कहीं देखा है। बेन झूठ बोलकर मना कर देता है। इस बीच मैडी रेन को अपने घर पर छुपा देती है और उसे वार्निंग देती है कि पुलिस उसके लिए बहुत खतरनाक है। मैडी रेन से पूछती है कि वो पूल में गिरने के बाद जलपरी में क्यों नहीं बदली, तो रेन बताती है कि पूल का पानी समुद्र का नहीं था और सिर्फ समुद्र का पानी ही उसे जलपरी में बदल सकता है। वो ये भी बताती है कि जिस आदमी ने उसको मारा था वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था, इसलिए इंसानों पर भरोसा करना उसे मुश्किल लगता है। उधर जेंडर और केल्विन मिलिट्री लैब से लौटकर नर्स के घर के बाहर इंतजार करने लगते हैं ताकि वो घर लौटे और वो उससे क्रिस के बारे में सब कुछ उगलवा सके। इस बीच एडमिरल को पता चलता है कि ट्रैकिंग डिवाइस बेन ने चुराया है। वो एल्डन को इस बारे में बताता है। हालांकि एल्डन अब जलपरी के लिए हमदर्दी महसूस करने लगा था क्योंकि वो बहुत कमजोर दिख रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो बस नाटक कर रही थी। अगले दिन जलपरी इस मौके का फायदा उठाकर लैब से भाग जाती है और नर्स के कपड़े पहनकर खुद को छुपा लेती है। दूसरी ओर क्रिस को भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो अस्पताल के बिस्तर से भाग जाता है। रास्ते में उसे घायल जलपरी मिलती है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि उसे भी कैद में रखा गया था, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो उसे चुपके से बाहर निकालता है और नर्स की कार में बैठकर भाग जाता है। सुबह जब एल्डन वापस आता है तो अपनी टूटी फूटी लैब देखकर समझ जाता है कि जलपरी भाग चुकी है। उधर बेन को जेंडर का फोन आता है और वो मैडी को साथ लेकर उससे मिलने जाता है। इसी दौरान रेन की हालत बिगड़ रही होती है। हेलन उसका इलाज कर रही थी। हेलन रिवील करती है कि वो भी एक जलपरी है और अपनी टांग पर मौजूद चमकती हुई स्किन दिखाती है। तभी बेन, मैडी, जेंडर और केल्विन नर्स के घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही देखते हैं कि कुछ लोग उसके घर के अंदर जा रहे हैं। वो छिपकर देखते हैं कि वो लोग नर्स के सभी इक्विपमेंट ले जा रहे हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि नर्स के साथ कुछ बुरा हुआ है। इस बीच रेन हेलन से कहती है कि उसकी गलती की वजह से उसकी दोस्त खतरे में फंसी। वो कहती है कि वो उसे ढूंढने जरूर जाएगी, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। बेन और मैडी समझ जाते हैं कि उसे बचाने के लिए समंदर के पानी में वापस ले जाना जरूरी है। दूसरी ओर क्रिस और जलपरी को एक दूसरे को समझने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें साथ रहना होगा क्योंकि उनका दुश्मन एक ही है। उन्हें एक जगह पर सिग्नल मिल जाता है। क्रिस अपने दोस्तों को फोन करके वहाँ जल्दी आने के लिए कहता है क्योंकि वो बुरी तरह घायल था। उधर बेन और मैडी रेन को छोड़ने से पहले एक ट्रैकर देते हैं ताकि वो उसकी लोकेशन का पता रख सके। तभी जेंडर का फोन आता है कि उन्हें क्रिस मिल गया है। बेन, मैडी और रेन तुरंत उसी जगह पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्रिस बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। जैसे ही रेन अपनी दोस्त को देखती है वो उसकी ओर भागती है। बेन और बाकी लोग क्रिस को गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाने की तैयारी करते हैं। वहीं रेन और उसकी दोस्त गले लगकर खुशी से मिलते हैं। मैडी और बेन उन दोनों को मिलाकर फाइनली राहत महसूस करते हैं। फिर वो दोनों जलपरियां समंदर में चली जाती हैं, जहां वो अपनी ताकत और आजादी वापस पा लेती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।